एवरीबॉडी माई सेल्फ पुनीत शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नेल्सन मंडेला, द साउथ अफ्रीकन लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड। अब जो नेल्सन मंडेला थे, जो एक साउथ अफ्रीकन लीडर थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे, उनके साथ 7 और लीडरों को क्या किया गया था, ज़िंदगी भर के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई थी 1964 में। क्यों? क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो थे आवाज़ उठा रहे थे और उनको जेल में लगभग 28 साल के लिए रहना पड़ा था। और वो जेल कहाँ थी? रॉबन आइलैंड में जो जेल थी। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। द वाइट यूरोपियंस imposed this system on South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. अब क्या था? अपार्थाइड सिस्टम क्या है? एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जो कि कलर के बेस पे था। जो किसने बनाया था? यूरोपियंस ने, वाइट यूरोपियंस ने बनाया था साउथ अफ्रीका पे, कि वाइट और ब्लैक जो कि स्किन कलर के बेस पे था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको अपार्थाइड बोला गया था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 75% ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। अब क्या था कि जो लोकल लोग थे साउथ अफ्रीका के रहने वाले, वो क्या थे? काले थे देखने में, उनका जो स्किन कलर था वो काला था। और उनकी पॉपुलेशन कितनी? 3/4 मतलब 75% उनकी पॉपुलेशन थी। उनको क्या बोला जाता? ब्लैक्स बोला जाता था। बिसाइड्स दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसिस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अब क्या था कि इन 2 ग्रुप्स को, वाइट्स और ब्लैक्स को छोड़ के, जो तीसरा ग्रुप आ रहा था उसको क्या बोला गया था? मिक्सड रेसिस जो थी उनको कलर्ड बोला गया था। और वो कहाँ से थे? वो इंडिया से जो लोग माइग्रेट होके अफ्रीका गए थे उनको बोला जाता था कलर्ड। The white rulers treated all non-whites as inferior. The non-whites did not have voting rights. जो वाइट रूलर्स होते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपियंस जो थे, वो क्या करते थे? नॉन वाइट्स से मतलब कि चाहे वो कलर्ड है चाहे वो ब्लैक है, ठीक है, ब्रिटिशर्स को छोड़ के वो सबको क्या करते थे? इन्फीरियर मांगते थे और किसी को भी वोटिंग राइट नहीं था वहाँ पे। They could work in white areas only if they had a permit. ब्लैक्स और कलर लोग जो थे वो वाइट के एरिया में तभी काम कर सकते थे अगर उनके पास परमिशन होती। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फ्रॉम द वाइट एंड ब्लैक्स। अब क्या है, ये जितने भी आपके जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी, जैसे बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, या जिसको आप पब्लिकली यूज़ कर सकते हो, वो सबका सब क्या किया गया था? वाइट्स के लिए अलग बनाए गए थे और ब्लैक्स के लिए अलग बनाए गए थे। और जिसको बोले थे सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन मतलब कि सबके लिए अलग अलग सेपरेट बनाना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चिस वेयर द वाइट वर्शिप। इवन कि ब्लैक्स और कलर्ड को चर्च में जाने की परमिशन भी नहीं थी जहाँ पे वाइट्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, प्रेयर करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और ब्लैक्स को अपनी एसोसिएशन बनाने की परमिशन भी नहीं थी और वो जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था उन्हीं की कंट्री में, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने की उनको परमिशन नहीं थी। Since 1950, the black, colored and Indians fought against the apartheid system. और 1950 के बाद क्या हो गया? जो ब्लैक कलर यानी साउथ अफ्रीकन जो थे और कलर जो कि इंडियंस थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट कर दी थी, बगावत करना स्टार्ट कर दी। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्च एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मार्च करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया और स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी जो थी, उसने एक अम्ब्रेला का काम किया, सबको यूनाइट किया वहाँ पे ब्लैक्स और कलर को,
ताकि जो है वो जो सिग्रेशन की पॉलिसी चल रही थी कि ये वाइट्स और ब्लैक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाना, उसके खिलाफ many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. और बहुत से जो वाइट्स जो थे जिनको लग रहा था कि हाँ भाई जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो गलत कर रहे हैं ब्लैक्स के साथ, तो उन्होंने भी क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया और अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया था इस बगावत के खिलाफ. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर पीपल. लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो वाइट पीपल्स जो थे, उन्होंने जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसके खिलाफ भी वो वैसे ही रूल किया और लोगों को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, इवन कि हज़ारों के हिसाब से ब्लैक्स और कलर लोगों को भी मारना स्टार्ट कर दिया. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their control through repression. जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़ते गए अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ कि अब वो ज़्यादा देर तक ब्लैक्स पे रूल नहीं कर सकता है. द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज. फिर क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपियन जो थे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन किया था कि अफ्रीकन्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते या फिर मीडिया पे नहीं आ सकते, तो उसको भी लिफ्ट कर दिया उन्होंने, बैन हटा दिया, मीडिया पे भी बैन हटा दिया. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड. जो डिस्क्रिमिनेटरी जितने भी लॉ बने थे उनको रिपील कर दिया, उनको खारिज कर दिया सब लॉज को. आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन. 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जी को वहाँ से फ्री कर दिया गया. फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. अब 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ कि अफ्रीका को उन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया, नया फ्लैग आ गया वहाँ का, रिपब्लिक घोषित कर दिया, वहाँ पे झंडा फहराया गया और एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री आ गई दुनिया में. अपार्थाइड फाइनली डिफीटेड इन 1994 एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन 1996. जो अपार्थाइड सिस्टम चलाया जा रहा था उसको 1994 में ख़त्म कर दिया गया और साउथ अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया 1996 में. रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन फॉरगेट पास्ट सफरिंग्स, सॉर्ट कॉपरेशन ऑफ ऑल द रेसिस विच मेक साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस. जो देखा जाए तो पुराना इतिहास देखा जाए साउथ अफ्रीका का तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. लेकिन उस चीज़ को देखते हुए जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहाँ पे सबको कॉपरेट होकर रहने के लिए कहा गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी पे बेस्ड था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड था और वहाँ पे सोशल जस्टिस, सबके लिए एक ही जैसा न्याय बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. और जब अफ्रीका आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से 1994 में, जब 1996 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के, वो नेल्सन मंडेला ही थे, जिन्होंने जो है 28 साल तक अपनी कंट्री के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए जो था वो लगातार प्रोटेस्ट किया था. 28 साल के लिए उन्होंने जेल भी गए थे वो. फिर आपका टॉपिक आता है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू. कि अगर हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेंगे तो हम अच्छे से जान सकते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसी बुकलेट होती है जिसमें रिटन रूल्स लिखे होते हैं जिसको हर कोई इंसान जो है वो एक्सेप्ट करता है जब वो एक कंट्री में रहता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है जो क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है वो उन लोगों का जो एक टेरिटरी मतलब कंट्री में रहते हैं, किनके साथ, गवर्नमेंट और लोगों का रिलेशन जो है वो कौन बताता है, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है. वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है क्यों. इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे बीच में एक ट्रस्ट की, ठीक है, ट्रस्ट की डिग्री को बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है. इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी मेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन.
और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट में बैठ के कौन पावर में आएगा और कौन डिसीजन लेगा, किसको डिसीजन लेने की पावर होगी। इट कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्म अस अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स हैं और हम सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। इट हेल्प्स क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम एक अच्छी सोसाइटी को भी बना सकते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट की पावर का सोर्स भी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है किस गवर्नमेंट को किस टाइप की पावर दी जाती है, और गवर्नमेंट जो है अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इट लेज डाउन ऑल द डिटेल्स अबाउट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पूरी वर्किंग लिखी होती है कि गवर्नमेंट किस बेस पे जो डिसीजन ले सकती है, कौन सा डिसीजन लेने के बाद जो है गवर्नमेंट उसको बैक कर सकती है, रिवोक कर सकती है, हटा सकती है। इट डिफाइंस द रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनका रिलेशन किसके साथ, सिटीजन के साथ। अब ऑर्गन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसे बना, कब बना, क्योंकि इंडिया सबको पता है कि आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो पहल हुई थी वो 1947 से पहले ही हो गई थी। अब वो देखेंगे अब कब हुई थी। द प्रोसेस बिगेन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1928। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो मुहिम थी कब स्टार्ट हुई थी, जैसे जब नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, आज़ादी के लिए जब स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाई लड़ी जा रही थी 1928 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेस लीडर जो थे उन्होंने एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवेल्ड ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। 1931 में क्या हुआ कि कराची जब सेशन बैठा हुआ था कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे भी एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव दिया गया था कि आज़ाद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डबल फ्रेंचाइज, सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, कि कैसा होना चाहिए आज़ाद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, कि यूनिवर्सल डबल फ्रेंचाइज पे बेस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर हेल्प्ड इंडियंस इन फ्रेमिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि यूनिवर्सल डबल फ्रेंचाइज क्या हो गया कि 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको राइट टू वोट होना चाहिए, सोशल जस्टिस में सब कुछ सारे जो लोग जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी उनको आज़ादी होनी चाहिए। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब कि असेंबली में बैठने की परमिशन होनी चाहिए, ताकि जो है लोग जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया जो लोग आके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर सकें। लीडर्स इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस। अब क्या जो लीडर्स जो थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मुहिम चला रहे थे, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो कुछ कंसेप्ट उन्होंने वहाँ से लिए, कुछ उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंसेप्ट लिए, कुछ जो राइट्स जो थे फंडामेंटल राइट्स जो थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है कुछ वहाँ से कंसेप्ट लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम colonial laws like the Government of India Act 1935। और कुछ जो है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कुछ जो उन्होंने कुछ स्टेप्स पॉइंट्स कहाँ से लिए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था इंडिया में, उससे भी कुछ जो थे उन्होंने कंसेप्ट उठाए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जब कोई एक असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देती है, ठीक है, कोई देती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जहाँ पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946 and its first meeting was held in December 1946। कि फर्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी जुलाई 1946 में, उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1946 दिसंबर में हुई थी। द असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। जब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी असेंबली,
उसमें 299 मेंबर्स थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अब क्या हो गया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, एक जो रफ कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था डिस्कशन के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द colonial laws like the Government of India Act 1935 and also inspired by the ideals of the French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the bills of right in the USA। वही बताया जैसे मैंने आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था उससे भी बहुत से पॉइंट्स उठाए गए थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो अच्छे लगे। उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी कुछ आइडियाज़ लिए गए, कुछ आइडियाज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए गए थे, कुछ आइडियाज़ जो थे यूएस के राइट से लिए गए थे। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जो रशिया में सोशल रेवोल्यूशन आया था, कुछ पॉइंट्स जो थे वहाँ से भी उठाए गए थे ताकि जो है इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बहुत से राउंड्स हुए थे, फेस करने पड़े थे लोगों को, डिस्कशन हुई थी बहुत ज़्यादा। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। अमेंडमेंट्स होते हैं चेंज आना, तो कितनी चेंज आई थी? 2000 बार, जो 2000 से ज़्यादा बार चेंज आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। इट टुक्स 2 years 11 months एंड 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कितने साल लग गए थे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949। याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, बट इट केम टू अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की डिमांड भी की गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसलिए इन्होंने 26 जनवरी को ही जो था वो अपनाया, और 26 जनवरी 1950 को जो था वो हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। इस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो भारत का जो संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी गाइडिंग वैल्यूज से, कौन सी वैल्यूज को हम लेके आगे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। द लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज़ अबाउट ड्रीम एंड प्रॉमिस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स फॉर द नेशन। अब जो हमारे लीडर्स जो थे, जैसे महात्मा गांधी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके व्यूज़ थे, उन्होंने क्या क्या सोचा था कि हमारा जो नया देश बनने जा रहा है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा होना चाहिए, हम अपने देश के लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वचन ले रहे हैं। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द फिलॉसफी ऑन विच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम्बल जो था, जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो उनमें क्या किया गया था, कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ लिखी गई थी जिसके बेस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सेटअप किया गया था। और प्रेम्बल को हम एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं प्रेम्बल को। अब कौन कौन सी गाइडिंग वैल्यूज़ हैं जो प्रेम्बल में बताई गई हैं। पहला है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्रोल, यानी कि वो देश जो कि किसी भी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। सोशलिस्ट, इट एम्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशलिस्ट का मतलब हो गया कि हमारे देश में क्या है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है। सेकुलर, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, कि इंडिया में कोई भी एक रिलीजन जो पर्टिकुलर नहीं है, हम हर रिलीजन को एक जैसा मान के चलते हैं। डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली आफ्टर एवरी 5 years। डेमोक्रेटिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को हर 5 साल के बाद जो है दोबारा से री इलेक्ट किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। रिपब्लिक,
द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हमारी स्टेट का हेड बनेगा, मतलब कि सीएम होगा या पीएम होगा, तो वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि हेरिडेटरी पोजीशन, ना कि वो किंग होगा जिस जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिनकी चलती रहेंगी, रूल करते रहेंगे। फिर है जस्टिस। जस्टिस का मतलब है सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। जस्टिस का मतलब हो गया न्याय, कि सिटीजन के साथ, वहाँ की जनता के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पे। लिबर्टी, देयर आर नो अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स, दे हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। कि किसी भी सिटीज़न पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उनको सबको अपने अपनी चॉइस की लेके फ्रीडम होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन को अपनाना चाहें। कोई भी अपने रिलीजन को जैसे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, तो सबको क्या है, आज़ादी रहेगी। फिर है इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कि हम सब इक्वल हैं लॉ के आगे, कानून के आगे हम सब इक्वल हैं। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, कि हम सब एक हैं, एक ही फैमिली के मेंबर की तरह रहेंगे, भाईचारा बनाए रखेंगे। और अब है इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि कुछ मेंबर्स की लिस्ट है, ये 7 मेंबर्स की लिस्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर जो थे। अब फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सबको पता है कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब आज़ाद हुआ था देश, तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे इंडिया के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। याद रखना कि चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो बाद में आज़ाद होने के बाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे भारत के। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो क्या थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, और सेकंड प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या थे, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो पता है आपको, और फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और फर्स्ट लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी थे इंडिया के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये थे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई इन पीएम जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट, ये इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर भी थे। कब, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज के। सरोजनी नायडू पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और इनको नाइट एंगल भी बोला जाता था, भारत की नाइट एंगल बोला जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। होप करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। बाय, टेक केयर।